हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के फौरन बाद इजराइल पर हमले को ईरान के ऊपर हमले को लेकर बड़े सवालात उठा लिए गए। हिंदुस्तानी ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दीगर जमातों की तरफ से तहफ्फुजात का इजहार। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट इजराइल 2 दिन की यह यात्रा थी और उसके फौरन बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमैनी को मार डाला। इसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया है। दोनों इजरायली प्राइम मिनिस्टर और मुत्तहदा अरब अमीरात के अमीर एमबीजी, उन दोनों से इनकी बातचीत हुई है और ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि फॉरेन सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या जंगबंदी हो और मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को खत्म किया जाए। इंडिया के लिए एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि तकरीबन 50% या 50% जो इंडिया के एनर्जी या ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होते हैं, प्राइमरीली सऊदी अरब के जरिए या उनकी सोर्सिंग के थ्रू इंडिया के पास एनर्जी सप्लाईज आते हैं। और अगर ये मामला बढ़ता चला गया तो फिर इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही हो सकता है। इस इश्यू को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड हर्षा काकड़। ये साबिक इंडियन आर्मी से इनका ताल्लुक था, आर्टिलरी डिवीजन से। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस जनरल काकड़। पहले तो ये बताएं कि एज ए मिलिट्री मैन आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो कैंपेन शुरू की गई है, उसके अंदर फिर आयतुल्ला खमैनी को मार भी डाला गया है। फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव प्योरली आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं फिलहाल? देखो, दोनों यूएस और इजराइल हैव गिवन देयर ओन नेम्स टू द ऑपरेशंस। इजराइल इसको लायंस रॉ कह रहा है, यूएस कॉल्स इट आई थिंक व्हाटएवर फ्यूरी दे वांट टू कॉल इट, epic fury. The intent is very clear that both have got different end games. Netanyahu is talking about removing the nuclear threat from Iran. Trump is talking about regime change. If you launch an operation with two different end states, the question of coming to a commonality on what are you actually looking to achieve. Now, the US, neither of the two countries will put boots on the ground like the US did in Iraq. But the US is hoping on a similar lines as Libya that airstrikes will create conditions or अंदर से uprising आएगा. Whether it will happen, not happen, where it will end is something which is unknown. But अगर two countries are working together and you have different end states, one doesn't know what will ultimately come through. But the fact is that if Iran has offered to talk and the US has said we will talk, that is what appears to be happening. Kya hoga and how will it progress is something which we have to wait and see. I don't think it will go beyond another couple of days. And ultimately, they have to come down to talk. The fact is that for an uprising to succeed, which is what the US is hoping for, in Libya, the armed forces turned against Gaddafi to some extent, which is what supported the uprising to succeed. That is unlikely to happen in the case of Iran. And the fact is, you may have removed the top leadership, army ka as also political, but then there is a line of succession. And with the line of succession, everything will remain. So to change a regime with a nominated line of succession, it is not going to be easy. बहुत सारे इसके अंदर पहलू हैं। ऑब्वियसली आयतुल्ला खमैनी को इस तरीके से उड़ाना, रजीम चेंज का मौक़िफ़ अमेरिका का, इजराइल का मौक़िफ़ किसी और तरीके से। इस विजिट ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई कुछ दिन कबल, उससे पहले हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे। एक फैनफेयर दौरा था उनका, बड़ा उनको ग्रीट किया गया। अब खबरें आ रही हैं कि उसके दौरान ही
the process was in swing कि किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर हमला करना है. इस विजिट के बारे में बताएं, कितनी सिग्निफिकेंट ये विजिट थी, इंडियन पर्सपेक्टिव थे, और क्या इसकी टाइमिंग थोड़ी आपके ख्याल से ऑफ थी कि ये होना ही था इस वक्त? देखो, the war was, they were waiting for the second carrier group to come in. उसमें तो कोई शक था नहीं, which is today deployed off the coast of Israel. And the visit, frankly, had nothing to do with the operations. There would have been a discussion between them, one doesn't know, because nothing is out. The only difference is you can't compare it to Imran Khan's visit to Russia, where the operations commenced just while he was landing. The other aspect is the visit was for multiple agreements. The scenario for the attack was built up based on the CIA intel. So one would take it this way, that while the preparations were there, the US aircraft had landed in Israel, the carrier group was moving in, the world knew something is going to happen. I mean, it is not that anyone expected. अब कोई कंट्री अगर दो कैरियर ग्रुप्स मूव कर रहा है और कलेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट यूरोप से मिडिल ईस्ट ला रहे हैं, यू स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. दैट इज व्हाट द यूएस डिड. और अगर आप सोच रहे हो कि ये कंप्लीट मूवमेंट इज एज एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, then that is stupidity. It is evident that the movement was for assault. The agreement, the discussions that were on, अगर आप उसके बारे में पढ़ो, you will realize that Iran had agreed to everything that the US wanted on the nuclear deal. So, and if still they had planned to, still you moved all the forces there, it was evidently that it was going to be an attack. So there's nothing that you had to hide, and there was nothing that anyone could expect anything different. The fact was that if you delayed the visit, possibly one doesn't know how long it would have been delayed, because nobody knows what's going to happen now. How soon, how fast, though we all expect it to finish shortly, but you don't know. And so therefore that had actually no link, because you were going in for a very different purpose. The PM was going in for a different purpose. So there was a different scenario. And that is how I look at it, that it had nothing as such to do, because the US was the one which was a deciding factor. It was CIA intel which said, let's go now. परसेप्शन का भी इसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट है ना, क्योंकि इंडिया की पोजीशन, प्रेशर तो बहुत अरसे से चल रहा है, कई सालों से इनफैक्ट चल रहा है. मौजूदा जो मोदी सरकार है, हुकूमत है, उससे कबल भी प्रेशर था कि जी ईरान से इंडिया अपने तिजारत ताल्लुकात ख़त्म करे. लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से बरकरार रखे. चाबहार पोर्ट के अंदर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की. हाँ, इस साल 2026 के बजट के अंदर 100 करोड़ जो रुपए थे उसकी एलोकेशन नहीं हुई, मगर एक बैलेंस लेके इंडिया चल रहा था. इस यात्रा के बाद वो बैलेंस थोड़ा ऑफ हो गया, और अब इंडिया इस पोजीशन में है कि वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की भी डिमांड कर रहा है. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है इसके ऊपर, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के लिए उनकी बातचीत हुई है इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से, एमबीजी से, मुत्तहदा अरब अमीरात के. बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की और इंडियन नेशनल्स की, और इकोनॉमिक टाइज हैं पूरे खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान के साथ भी. क्या ये जेपरडाइज हो गई हैं आपके ख्याल से? इंडिया की रशिया के साथ टाइज है, यूएस के साथ टाइज है, कोई फर्क पड़ा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी पैलेस्टीन गए हैं, ही इज ऑल्सो गॉन टू इजराइल, कोई फर्क पड़ा है? See, you have to balance. That is the power of India. India has only been saying that we don't believe in war, we believe in negotiation. As simple as that. India's ties with Iran go back ages. We have never accused Iran of anything. India's ties with Israel go back a long time. We supported Israel in the terrorist attack. At the same time, PM Modi said that nothing justifies the killing of civilians. And he meant it on both sides, whether it was the Palestinians, whether it was Israelis. He is anti-terrorist, and if Hamas is a global terrorist organization, naturally he's against it.
He's gone and met the Palestinians, and he's always supported a two-state theory, which Israel currently is unwilling to accept. But even in the Knesset, he gave his views on a two-state theory. He says they have a right to be there. So as far as India is concerned, it's very clear on its stand. It doesn't believe in targeting like this. It believes in negotiations. And we've always supported negotiations in any conflict. Russia, Ukraine, it is only Prime Minister Modi who told Putin that this is not the era for war. So हर जगह के ऊपर, when it was Israel hitting Gaza, India sent aid to Gaza. So it's not that that there is any issue on terms of ties. Everybody knows what the Indian policy is. The policy will not change. We do not believe in war, we believe in negotiation. And we will continue believing in that, and that is what we've been doing in every conflict that is taking place. तो ये बैलेंस अप्रोच आपके ख्याल से चलेगी। एक इंटरेस्टिंग आपने यहाँ मेंशन किया कि गजा के अंदर और इजराइल को लेकर और फिर ट्रम्प के साथ जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी इंडिया और अमेरिका की, उसके ऊपर ही बहुत एक तवील चला। और फिर लास्ट ईयर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद लगा ये कि पाकिस्तान थोड़ा ऊपर आया है। क्लेम्स भी पाकिस्तान के थे, इंडिया ने उन क्लेम्स का डिनायल ऑफ द बैट तो नहीं किया, मगर जहाज गिराने की, राफेल्स गिराने की बात हुई। फिर ट्रंप ने लंचन भी किया पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, और फिर क्लेम्स आना शुरू हो गए कि जी जहाज गिरे। ये नहीं कहा किसके गिरे, मगर जहाज गिरे, और फिर कहा कि मैंने तो एक एटमी जंग रोकी है। और फिर उसके अंदर मिकदार भी चेंज होती रही। पाकिस्तान की पॉलिसी बोर्ड ऑफ पीस के साथ रही, इंडिया की पॉलिसी उन्होंने कहा कि हम बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपनी जो एक रिलेशनशिप थी वो बरकरार रखी, ट्रेड डील भी हो गई, और फिर ट्रंप साहब के भी हाल ही के अंदर स्टेटमेंट्स भी आए हैं। पाकिस्तान की पोजीशन को लेकर इंडिया की फिलहाल क्या पोजीशन है? पाकिस्तान ऑब्वियसली बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान में हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर फितनाल हिंदुस्तान का बहुत जिक्र करता है कि जी ये इंडियन प्रॉक्सी है, तालिबान के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रही है, और हम इसको थॉट करेंगे। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहली बात, एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न्ड, उसने शुरू किया 25 मिलियन की जान बचाई, अब वो 35 मिलियन आ गया। 7 एयरक्राफ्ट से लेके 11 एयरक्राफ्ट पे आ गए, और वो कहते हैं न्यूक्लियर वॉर होना है। अगर 8-10 एयरबेस, 15-20 एयरक्राफ्ट या जो भी है, कुछ पोस्ट जो भी है, अगर इससे न्यूक्लियर वॉर होना है तो इधर ट्रंप इज डम्ब और इज ओनली एग्जैजरेटिंग। सिंपल एंड स्ट्रेट। फॉर अ न्यूक्लियर वॉर बहुत कुछ होना है। यू हैव द सर्वाइवल ऑफ अ स्टेट हैज टू बी थ्रेटन्ड बिफोर अ न्यूक्लियर वॉर ब्रेक्स आउट। Second, there are two ways to deal with Trump. या you keep massaging his ego, or you maintain a distance. What Pakistan is doing is massaging his ego. Trump कहता है शरीफ स्टैंड अप, वो खड़ा हो जाता है। उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। I wonder if they will also recommend him for another Nobel Prize for attacking on Iran. I don't know. They should, because after all, उन्होंने किया है कुछ। अच्छा, then at the same time जब ये शहबाज शरीफ gets up to speak, you are the savior of South Asia. Does he think कि अगर इस छोटी सी बात के ऊपर अगर न्यूक्लियर थ्रेट होने लग गए दुनिया में, then there is nothing left. Then by now they should have been using nuclear weapons on Afghanistan. क्योंकि अभी तक तो कुछ सक्सीड नहीं हुआ. They haven't gone anywhere deep inside. वो पोस्ट के ऊपर ही कुछ चल रहा है, चा both sides are making claims. One doesn't know. सुबह का रिपोर्ट है of Afghanistan releasing videos of attack on Noor Khan base. So by now the nuclear strike should have taken place. And Trump is saying let Pakistan defend itself. The other way of dealing with Trump is the way India and Europe are dealing today. Ignore him. By the time Trump landed in Davos to begin his drama,
All European leaders had left. वो बात करके चले गए थे. When Trump landed there, he had no meetings with anyone from Europe except the EU people. और तो कोई था ही नहीं. And for a man like him who says कि just because Ontario published a advertisement giving the full speech of Ronald Reagan, I will add additional tariffs on Canada, or what Mark Carney spoke in Davos, I will withdraw the invitation of Board of Peace. And if this is how the man is, so what do? Either you go licking his backside or you stay away. So India has chosen to stay away. And as far as the trade deal is concerned, आएगी अपने आप. Where's the rush? We're not begging for a trade deal. We today stalled negotiation, waiting for the impact of the US Supreme Court decision. We're not moving ahead with negotiation. We stopped the team from going. Uska threat hai that now you can't change what you've agreed on. But we are doing it. You're holding back. Why is Mark Carney in India despite India-Russia ties India-Canada ties having been down? Mark Carney is here because he knows where the future is. Today, the whole world is running to only two countries for trade deals. It is running to India and China. They're not rushing towards the US anymore. You look at who all have come here. You had 60 from 60 countries. You've either had heads of state or you've had very senior politicians who came for the AI summit. All of them met the PM. You've had a collection of, EU leaders were there for the Republic Day parade. You signed the trade deal. You got Mark Carney here, hoping that by the end of the year, India-Canada sign a trade deal. That's what his statement was today morning. So why is all this happening? That's because they know which country has the power, which country has the economy, which country is the one to go to. So we're also not rushing for the US. If the world is accepting to come to India for trade deals, fine, so be it. And that is why we're not in a hesitate. We're not rushing anywhere. Secondly, you have these claims that keep coming in. Today, today Trump might be with Pak because naturally it needs Pakistan today when it's attacking Iran. That was the main condition. There are reports that a military landing strip or an airbase in Gwadar area is being used for refueling of elite aircraft. Pak airspace is being used by US UAVs. So it needs them. There is no doubt because that's a neighbor. How else do you go? The other option is by sea. So you need to utilize this airspace. और अफगानिस्तान ने पहले भी बोला था that you have to stop US UAVs from coming over Pak territory towards Afghanistan. And the Pak government said categorically, we have an agreement with them, we can't stop. We can't stop them. So this is a different relationship. So they need them. And fine, that is logical. It is needed. So take it the way it is. As far as we are concerned, we are able to hold on our own. And today, economically, we are doing well. If you look at the entire neighborhood, Pakistan, Afghanistan are at war. US, Israel is at war with Iran. It's all in India's neighborhood. And the only thing we were concerned about yesterday was beating West Indies in the cricket match. So that's a difference. That is a world of a difference. That is the stability that is being provided. That's because of your relations with all nations in the Middle East, Iran, US, Israel. It's your diplomacy which has been successful. That is why you are in this position today. And that is what makes you feel secure, and that is why nations are moving here. One by one, they're coming in here basically pushing for trade deals. Very quickly, you raised a lot of interesting questions here. पहले तो इंडिया का बैलेंस और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको तरजीह देना एज अपोज टू डेल्विंग इन वॉर्स. मगर एक दो तीन पहलू हैं इसके अंदर. एक तो जो पहलगाम अटैक हुआ था लास्ट ईयर, अप्रैल के अंदर लास्ट ईयर जो हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसके अंदर एक्सचेंजेस हुई, 4 दिन की एक झड़प चली और फिर दोनों साइड्स ने जो किया सो किया. ये एक माइंडसेट है कि अगर मोहल्ले में आग लगी हो
नेबरहुड में आग लगी हो तो आप आराम से नहीं रह सकते। एक चीज। दूसरी बात, पाकिस्तान जो इंसिस्ट करता है कि जी बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। एक तो इसके ऊपर वजाहत, क्या हिंदुस्तान का हाथ है, क्या हिंदुस्तान की एजेंसीज काम कर रही हैं? वो हमेशा कुलभूषण यादव का एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं केपी के अंदर, उसके अंदर कहते हैं जी टीटीपी, फितनाल ख्वारिज या हिंदुस्तान, इसके अंदर हिंदुस्तान का हाथ है। तो ये एक इंस्टेबिलिटी या सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब उसके अंदर इंडिया का हाथ है नहीं, मगर जो वहां पे मौजूदा क़यादत है, मिलिट्री क़यादत जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, वो तो यही तासुर दे रही है। अगर इंडिया का हाथ होता तो अफगानिस्तान को क्यों अटैक किया पाकिस्तान ने? इंडिया को अटैक करना था। हमने तो बोला पाकिस्तान का हाथ है, एंड वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता आफ्टर द फर्स्ट टेररिस्ट कैंप्स वर हिट एंड देयर वाज नो कोलैटरल डैमेज, मुझे इतना पता है, आई एम अवेयर ऑफ सम कैंप्स, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ रेजिडेंशियल एरिया और बीच में कैंप, एंड ओनली द कैंप वाज हिट। दैट वाज एक्यूरेसी ऑफ इट, बिकॉज वी न्यू कहां से आ रहा है। एंड इफ पाकिस्तान सेज इंडिया का हाथ है तो इंडिया को हिट करो ना। अब अफगानिस्तान को क्यों हिट कर रहे हो? विच मीन्स आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। वेयर इज द रियलिटी? द रियलिटी कम्स इफ यू अक्यूज समबडी, गो देयर। व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर? हमने तो पाकिस्तान का हाथ लिया एंड वी वेंट देयर। Had Pakistan not retaliated after we only hit terrorist camps with no collateral damage, matter would have finished. अब because उन्होंने extend किया, so they got hit back. And if you are accusing India, तो इंडिया में आओ ना। Why Afghanistan? It's as simple. हमने तो पाकिस्तान को अक्यूज करके अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान या किसी और को तो हिट नहीं किया ना। So it's as simple. अगर आप हमको ब्लेम कर रहे हो, so which means only one thing, फेलियर आपका है, you can't contain them. तो आप पूरी दुनिया को ब्लेम करो। Why target अफगानिस्तान? मुझे लॉजिक बता दो if you say India is behind it. Finally, very quickly, last question. अगर ये चीज, ये आप इंडिया शायद इसे बिलिजरेंस कहे, पाकिस्तान की तरफ से जारी रहती है और एक और अगर कोई इंसिडेंट होता है इंडिया में या कुछ ऐसा एक मिलिट्री एक्शन होता है, तो क्या फिर इंडिया, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनदर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर 2 टू सेटल दैट? किस तरीके से देखते हैं आप ये मूविंग फॉरवर्ड? गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही चीज अनाउंस करी है, ऑपरेशन सिंदूर इज पॉज्ड। दे हैव नॉट सेड इट्स ओवर। It's as simple as that. Now the rest I leave to you. Major General retired Harsha Kakar, thank you so much for joining us. Co-founder or founder of Strive and former military man with the artillery division of the Indian Armed Forces. Thank you again, sir. What do you guys think? बताएं मुझे comment section में. Do like, subscribe and share this content. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए take care.